नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में आधुनिक ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश से बीडी पांडे अस्पताल समेत देश में 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर इन्हें लगाया गया है। आपको बता दें कि इस प्लांट से नैनीताल जिला अस्पताल के करीब 100 बेड सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़े हुए हैं और बीडी अस्पताल में पहले से ही ऑक्सीजन सिस्टम लगा दिया गया था, जिससे आईसीयू को संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस प्लांट की सबसे मदद में अब और ज़्यादा मरीजों को राहत मिलेगी और सभी 35 प्लांट पीएम केयर्स फंड में लगाए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से देश भर में ऑक्सीजन की मारामारी देखने को मिली थी और ऑक्सीजन सिलेंडर 2 गुने दामों पर भी बेचे गए थे। वहीं सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन वेंटिलेटर की मांग से भी भरा पड़ा था और नैनीताल में भी कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी। फिलहाल स्वास्थ्य प्रशासन कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। चार धाम यात्रा की पाबंदियां हटने के बाद श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। भीड़ के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हर की पेड़ी और आसपास घाटों से लेकर प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा बल तैनात हैं और गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। नवरात्र वीकेंड होने के कारण हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ भी पहुंचने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार अर्थव्यवस्था, तीर्थ घाटन और पर्यटक के लिए निर्भर करता है और नवरात्र में मनसा, चंडी देवी और काली मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार देर शाम से ही बाहरी राज्यों से यहाँ यात्री पहुंचने लगे थे और शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की संभावना है। हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों ने एडवांस में ही धर्मशालाओं और होटलों की बुकिंग करवाई थी और धर्मशाला संचालक विकास तिवारी का यह भी कहना है कि चार धाम यात्रा की पाबंदियां हटने और वीकेंड पर एडवांस बुकिंग होने लगी है। बाजार भी वीकेंड पर यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। अपर रोड, बड़ा बाजार, मोती बाजार में भी काफी चहल पहल है। बाजार रोशनी से जगमगा रहे हैं और देर रात तक दुकानें खुल रही हैं और सड़कों पर भी यात्रियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हर की पेड़ी और आसपास के घाटों पर हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के 12वीं के 100 टॉपर छात्र छात्राओं के 5 साल तक हर महीने 2500 रुपए देने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए उन्हें ये धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 21 सितंबर को हुई बैठक का शासन ने इसका कार्यवत जारी कर दिया है और बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्टन ने भी सुझाव दिया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 12वीं से 100 टॉपर छात्रों को अगले 5 साल तक 2500 रुपए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए दिया जाए। इसमें 70 बच्चे उत्तराखंड बोर्ड और 30 सीबीएसई बोर्ड के भी शामिल हैं। आपको बता दें, इसके अलावा संकल्प अभियान के तहत आईएएस और पीसीएस अधिकारी महीने में एक दिन स्वच्छता से स्कूलों को जाकर पढ़ाएंगे और टॉपर बच्चों को धनराशि दिए जाने के संबंध में निर्देश माध्यमिक शिक्षा को कार्यवाही के निर्देश भी दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सैनिक स्कूल जखोली के निर्माण के संबंध में बताया गया कि इसकी डीपीआर बनाई जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसका निर्माण के बजट उपलब्ध कराने के संबंध में असमर्थता जताई गई है। और इतना ही नहीं, बैठक में अपर मुख्य सचिव ने यह भी कह दिया कि सैनिक स्कूल का निर्माण राज्य हित में किया जाना चाहिए। प्रस्तावित डीपीआर के अनुमोदन और संस्कृति की कार्यवाही को करते हुए उन्होंने इसके लिए बजट की व्यवस्था राज्य स्तर से की जाए, ऐसा भी कहा है, जबकि बजट के लिए केंद्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध किया जाए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या और बच्चों के लर्निंग लेवल कम होने की चिंता जताते हुए स्थिति में सुधार के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में यह भी कहा गया है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का एकीकरण किया जाए।
उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा 21 अक्टूबर को चमोली जिले के सवाड़ से और 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले से शुरू होगी। चमोली में मुख्यमंत्री और पिथौरागढ़ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री से मिलकर उन्हें यात्रा का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री को उत्तराखंड में बनने वाले सैन्य धाम की प्रगति से भी अवगत कराया है। बताया कि रक्षा मंत्री ने राज्य के शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी को सैन्य धाम से लाने के विचार खुले दिल से स्वागत किया है। उन्होंने राज्य में हो रहे विकास कार्यों पर भी खुशी जताई है। कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में संवेदनशीलता से काम कर रही है और सैनिक कल्याण मंत्री ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री ने देहरादून में मौजूद गोरखा मिलिट्री इंटरमीडिएट कॉलेज में भी कैरिबियन हॉल स्कूल की लीड बढ़ाने को लेकर सहमति प्रदान की है और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देहरादून में स्थापित किए जा रहे सैन्य धाम के लिए प्रदेश भर से शहीद सैनिक घर आंगन की मिट्टी को देहरादून में पहुंचाया जा सके, ऐसा भी वो कह रहे हैं। और साथ ही सरकार ने 21 अक्टूबर से शहीद सम्मान यात्रा शुरू करने का भी निर्णय लिया है। सैन्य धाम और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से भी शहीदों की वीर गाथाओं को भी सुनाया और दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। जिस तरह लोग उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन को आते हैं, उसी तर्ज पर अब लोग देहरादून में सैन्य धाम को देखने आएंगे। सैन्य धाम का निर्माण प्रदेश के शहीदों के आंगन की मिट्टी से किया जा रहा है। भारत की सेना के 2 शहीद बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह जिनकी पूजा होती है, उन दोनों के मंदिर भी सैन्य धाम में बनेंगे। आपको बता दें कि शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ चमोली जिले के ग्राम सवाड़ और पिथौरागढ़ के ब्लॉक मुनाकोट से होगा। बीजेपी युवा मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार से गोपेश्वर में होगी। मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज पटवाल ने बताया कि प्रदेश कार्य समिति में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर चर्चा की जाएगी। साथ ही युवा मोर्चा 2022 विधानसभा चुनाव में अब की बार 60 का पार सीटों का संकल्प भी लिया जाएगा। प्रदेश कार्य समिति में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई मंत्री और भाजपा के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मनोज पटवाल ने यह भी कहा कि 9 अक्टूबर को शाम 4 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और 10 अक्टूबर को प्रदेश कार्य समिति का शुभारंभ भी किया जाएगा। कार्य समिति का शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कार्य समिति 4 सत्रों में आयोजित की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, भाजपा के महामंत्री संगठन अजय प्रदेश महामंत्री संगठन और कुलदीप कुमार और भी कई ऐसे अलग अलग सत्रों को संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता देते हैं कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर आए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार शनिवार को देहरादून में किसानों और के प्रतिनिधियों से रूबरू होंगे। और आपको भी बता दें कि सचिवालय में मौजूद वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में वो शासन के उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश के सुनियोजित विकास से भी जुड़े और मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस अवसर पर नियोजन विभाग और नीति आयोग के स्तर पर प्रदेश से संबंधित विषयों पर भी प्रस्तुतिकरण करेंगे। और इतना ही नहीं, साथ ही राज्य के सतत विकास लक्ष्यों पर भी आधारित डॉक्यूमेंट की जांच किया जाएगा। और विचार विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा भी अपने विचार रखे जाएंगे। बाद में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की कृषक संस्थानों के साथ बैठक भी की जाएगी, जिसमें प्राकृतिक खेती आदि विषयों पर भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बीजापुर अतिथि गृह के सभागार में भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कई स्कूलों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की जाएगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत उत्तराखंड में 3 दिन प्रवास करेंगे और भागवत शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे। वो लामाचोड़ स्थित अम्रपाली संस्थान में प्रांत स्तर के प्रचारकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार सुबह 7 बजे से बैठकें शुरू हो गई हैं और संघ के चालक 2024 में भी 100 साल पूरे होने के विषय पर भी पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ अगले सालों में होने वाले संघ की गतिविधियों की चर्चा कर सकते हैं। इन बैठकों में 7 प्रमुख विषय नियमित शाखा सामाजिक धर्म जागरण, पर्यावरण संरक्षण, परिवार संप्रबंधन भी जैसे शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि मोहन भागवत ट्रेन से रुद्रपुर पहुंचे, जहां से वाहन के जरिए वो हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान संघ के पदाधिकारी, क्षेत्र प्रचारक महेंद्र प्रांत और प्रचारक युद्धवीर सिंह भी मौजूद रहे। आपको ये भी बता दें कि अम्रपाली संस्थान के नगर संचालक विवेक कश्यप और संस्थान के अजय डिंगरा और नरेंद्र डिंगरा आदि के ने स्वागत किया। आपको ले चलते हैं सीधा एनसीबी की प्रेस वार्ता की तरफ। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहां दोहराना चाहूंगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। हाँ। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहां पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहां तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था। सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया। सभी को थॉरोली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। पंचनामा हम लोग स्पॉट पर बनाते हैं। विभिन्न ऑपरेशंस में ये ड्रग स्पॉट विभिन्न हो सकते हैं। किसी एक ऑपरेशन में भी विभिन्न स्पॉट पे अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है, तो उसमें समय भी फर्क होता है, प्रक्रिया भी फर्क होती है और रिसोर्सेज भी फर्क होते हैं। हालांकि ये सारे डॉक्यूमेंट एक विधिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आने वाले समय में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे और अभी भी 1 बार 2 बार ये न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। जिन लोगों को एनसीबी ने अरेस्ट किया था, 8 लोगों को, उनके लिए पुलिस कस्टडी कोर्ट ने शुरुआती तौर पे 1 दिन की ग्रांट की, उसके बाद 4 दिन की अवधि और बढ़ाई गई और उसके बाद 14 दिन के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में आर्थर जेल भेज दिया गया है। जो बाकी 10 लोग अरेस्टेड हैं, उनको भी विभिन्न समय के लिए पुलिस कस्टडी में एनसीबी में पूछताछ जारी है और माननीय कोर्ट ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ हमें पुलिस कस्टडी प्रदान की है। तो एक तरीके से देखा जाए कि कोर्ट ने इसमें अच्छी तरीके से सोच विचार और हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पे हमें पुलिस कस्टडी और बाद में इनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की है।
कस्टडी के दौरान अभियुक्तों द्वारा किए गए खुलासे और उनके बयान के आधार पर 6 और ऑपरेशन कंडक्ट किए गए। जो बाद में हुए हैं 6 फॉलोअप सीजर्स, उसमें 10 आदमियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और विभिन्न प्रकार के ड्रग जैसे एक्सटेसी, मेफेड्रॉन, हाइड्रोपोनिक वीड, चरस वगैरह इनसे बरामद हुए हैं। लगातार हो रही गिरफ्तारियां और ड्रग की रिकवरी इस ओर इंगित करती हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और हमारी युवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इस केस का अन्वेषण जारी है और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि हम सभी इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर सकेंगे। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी स्टेटमेंट हैं वो अजम्पशन के आधार पर दिए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड है उसमें विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए एनसीबी ने कागजात बनाए हैं और वो एक माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और आने वाले समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे कि एनसीबी अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, निष्पक्ष रूप से, निष्काम भाव से कर रही है, जो कि लीगली पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विद्वेष के है और हम सभी सस्पेक्ट और अक्यूज्ड पर्सन्स को समभाव से ट्रीट करते हैं। धन्यवाद। Sir, how do you respond? Sir, how do you respond to the sir? How do you respond to the allegations made by? Sir, how do you? Sir, how do you respond to the allegations? Sir, how do you respond to the allegations made by the NCB on the seizure made not in the cruise? Sir, how do you respond to the allegations made by the NCB? If you please ask one by one question, then only will be able to answer. One question. मराठीत पण हो गया. लाईव्ह चालू आहे मराठी देणार फक्त one by one देणार one by one. सर पहिले मराठीत बोला मग कंप्लीट करा. नाही 2 मिनिटं थांबा ना. केपी कोतावी को लेकर एक सवाल है सर। मराठी सवाल ये है कि केपी कोतावी को आप बता रहे हैं कि इज इंडिपेंडेंट विटनेस हैज टू बी देगा ना, क्यों नहीं देगा? देयर आर 4 केसेस अगेंस्ट हिम एंड ही इज अ वांटेड अक्यूज्ड बाय पुणे पुलिस। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? एंड आल्सो मलिक इन हिज टुडेस प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज सेड ही हैज गिवन 2 एड्रेसेस। वन अभी आप तो एनसीबी की तरफ से प्रेस वार्ता हो रही थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि बिना किसी भेदभाव की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई होगी। चलिए फिलहाल खबरों पे इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।